नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में, जिसको जापानीज वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। क्यों ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों ये कहा जा रहा है कि इसके विकसित होने से जो चिकित्सा क्षेत्र है इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। और साथ ही साथ ये जो आपका ब्लड विकसित किया गया है ये सभी ब्लड टाइप के लिए सुटेबल है, यानी कि यहाँ पर आपको अगर आपका किसी का भी बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सभी को ब्लड डोनेट किया जा सकता है और इसमें मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या हो जाते हैं, क्यों ये सभी के लिए सुटेबल है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So Japanese scientists create artificial blood that works for all blood type, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आप लोगों का क्या ब्लड ग्रुप है, इफ यू वांट देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले भाई कि कितने ज़्यादा कौन से जो ब्लड ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं इस धरती पर, ठीक है। जापानी शोधकर्ताओं ने कृत्रिम रक्त विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो सार्वभौमिक रूप से संगत है, जिसमें आपातकालीन और दूरस्थ चिकित्सा जो देखभाल है उसमें महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ब्लड निकाला गया तो कुछ सर्टेन टाइम होता है, ज़्यादा टाइम तक उसे रख नहीं सकते हैं, तुरंत वो क्या है आगे आपको भेजना पड़ेगा। और इसी चक्कर में कई बार लेट ब्लड मिलता है, ब्लड डोनर नहीं मिल पाता है, या फिर ब्लड खराब हो जाता है। जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। सेम डोनर ना मिलने की वजह से कई बार पेशेंट्स की जान भी चली जाती थी। तो ये आपके आपातकालीन अगर स्थिति है तो बहुत सुटेबल है, तुरंत ब्लड दिया जा सकता है। अगर दूरस्थ चिकित्सा देखभाल की भी जरूरत पड़ेगी तो भी आपका वर्क करेगा, क्योंकि इसे आप लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। ये इसकी एक स्पेशलिटी हो जाती है कि आप लंबे समय तक इसे प्रिजर्व कर पाओगे, ठीक है। आगे आते हैं, ये कृत्रिम रक्त आखिर क्या है। तो देखो, जापानी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कृत्रिम रक्त प्राकृतिक जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनके ऑक्सीजन वाहक कार्य की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तक हम देखते थे कि जो पारंपरिक रक्त प्रोवाइड कराया जाता था या दिया जाता था उसमें होता था कि आपको मिलान करना पड़ेगा कि किस टाइप का है और फिर उसके बाद देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि ये एक सिंथेटिक रक्त एंटीजन होता है, ठीक है, सिंथेटिक ब्लड एंटीजन है, और इसमें आपकी एंटीबॉडीज इस रक्त में होती ही नहीं है। जैसे हमारा जो रक्त होगा ना निकाला जाएगा, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, और इन्हीं एंटीबॉडीज की वजह से हमें जो ब्लड टाइप है वो मैच करना पड़ता है कि उसी ब्लड टाइप से हम वो रक्त दे सकते हैं, क्योंकि दूसरी एंटीबॉडी हम उसके बॉडी में नहीं डाल सकते हैं, राइट। जबकि इसमें क्या है, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो फिर मिलान करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपके सिंथेटिक रक्त एंटीजन होते हैं, ठीक है, जो इसे सभी रक्त प्रकारों के लिए एक समान बना देता है। ये लिपोसोम में समाहित हो जाता है। कोशिका झिल्ली से प्राप्त छोटे कृत्रिम थैले हीमोग्लोबिन को स्थिर करने और उपयोग होने तक ऑक्सीजन को रोकने के लिए कार्य करते हैं। मुख्य विशेषता इसकी क्या हो जाती है, तो सार्वभौमिकता, संगतता। सभी रक्त प्रवाह के जितने भी प्रकार हैं इसके लिए उपयुक्त हैं। रक्त प्रकार मिलान की आवश्यकता को इसने अब समाप्त कर दिया, और एक तरीके से ये एक कहते हैं रिमार्केबल जो उपलब्धि है वो जापान ने हासिल करी है। यहाँ पर विस्तारित भंडारण, प्राकृतिक रक्त के विपरीत कमरे के तापमान पर 2 साल तक हम इसे संग्रहित करके रख सकते हैं, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर। बहुत स्पेसिफिक चीजें हमें नहीं चाहिए, जबकि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसको बहुत अलग तरीके से प्रिजर्व करके रखना पड़ता है और ज्यादा समय तक वो प्रिजर्व भी नहीं रहता है, जिसके लिए प्रतिशीतन की आवश्यकता होती है और इसकी शेल्फ लाइफ सीमित होती है। जो हमारा ब्लड है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत सीमित है, लेकिन ये जो ब्लड है ये 2 साल तक रूम टेम्परेचर पर रह सकता है। सुरक्षा और इसकी प्रभावकारिता के बारे में बात करें, कितना ज्यादा वर्क करेगा, क्या ये सुरक्षित है कि अगर किसी बॉडी में चढ़ाया जा रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे या फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका जो खरगोश है, जो पशु है, उसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, मॉडल परीक्षण हो चुका है, और ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा, क्योंकि उस खरगोश में किसी भी तरीके का प्रतिकूल प्रभाव नोटिस नहीं किया गया। सतत उत्पादन, एक्सपायर हो चुके मानव रक्त का उपयोग करता है जिससे अन्यथा त्याग दिया गया या फिर अपशिष्ट कम होते हैं, जिसमें इस तरीके का रक्त का प्रयोग करके आपका ये जो आर्टिफिशियल ब्लड है वो बनाया जाता है, उससे एंटीजन निकाल दिए जाते हैं। नैदानिक परीक्षण और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बात करें तो जापान ने
2025 में एक नैदानिक परीक्षण जो है वो शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था मनुष्यों में एक कृत्रिम रक्त की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन करना। नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी की शोध टीम आपातकालीन स्थितियों में कृत्रिम रक्त का उपयोग करने की योजना बना रही है कि अगर जब भी आपातकालीन स्थिति होगी, वैसे तो प्रेफरेंस दी जाएगी कि ह्यूमन ब्लड होना चाहिए, और वैसे भी ह्यूमन ब्लड से ही बनाया जाता है आपका, लेकिन प्रेफरेंस होगी कि भैया ह्यूमन ब्लड अगर नहीं मिल रहा है उस टाइम, तो तुरंत हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल ब्लड की तरफ स्विच कर लेना है। विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों और आपात दौरान स्थिति में इसका यूज किया जा सकता है। इसका लक्ष्य 2030 के आसपास एक कृत्रिम रक्त को व्यवहारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराना है कि ये सभी जगह पर उपलब्ध हो जाए और उसको सेल आउट भी कर सके, जो संभावित रूप से आपातकालीन चिकित्सा की देखभाल में क्रांति लेकर के आएगा और बढ़ती उम्र की आबादी और घटती हुई जनसंख्या के रोकथाम में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। वैश्विक निहितार्थ की बात करते हैं, निहितार्थ क्या हो जाते हैं इसके, तो ये विकास जापान से परे भी आशाजनक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जापान को हेल्पफुल करेगा, इससे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को फायदा मिलने वाला है। रक्त बैंकों तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में या प्राकृतिक आपदाओं या फिर सैन्य संघर्षों जैसे संकट के दौरान इस रक्त की आपूर्ति जो है वो बाधित होती है। अब ये क्या कर सकता है, उन क्षेत्रों में रक्त की आपूर्ति करवा सकता है। ये कृत्रिम रक्त जीवन रक्षक विकल्प हो सकता है। इसकी लंबी शेल्फ लाइफ और सार्वभौमिक अनुकूलता इसे आपातकालीन परिस्थितियों के भंडारण और तेजी से तैनाती लाने के लिए प्रभावी बना देती है। चुनौतियां क्या हैं, क्या बाधाएं आएंगी अब इसको मैन्युफैक्चर करने में, इसकी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो देखो, नियामक अनुमोदन, व्यापक उपयोग से पहले व्यापक नैदानिक परीक्षण और सुरक्षा का मूल्यांकन भी आवश्यक है कि कहीं अगर किसी को चढ़ाया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। कुछ क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग अलग है, हर बॉडी में अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या पता किसी बॉडी में जाकर के इसने बहुत अलग लेवल पर रिएक्ट किया और कोई दिक्कत क्रिएट हो गई यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर रिस्क है, तो इसीलिए हर तरीके से परीक्षण करना अभी इसका आवश्यक है। उत्पादन लागत, वर्तमान में कृत्रिम रक्त का उत्पादन दान किए गए रक्त का उपयोग करने की तुलना में अधिक महंगा है। कुछ लोग जो दान कर देते हैं ना, वहाँ पे तो पैसा लगता नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए पैसा लगेगा, तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। हालांकि लागत पिछले अनुमानों से काफ़ी कम हो गई है। नैतिक विचार, सिंथेटिक रक्त के व्यवसायीकरण से पहुंच और मूल्य निर्धारण तथा स्वैच्छिक रक्तदान प्रणालियां, इसको ये प्रभावित करेगी, क्योंकि लोग फिर क्या करेंगे, जो लेस सेंसिबल, वैसे भी हम लेस सेंसिबल होते जा रहे हैं और ज्यादा लेस सेंसिबल हो जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, जाओ ब्लड बिक तो रहा है, खरीद लो जाकर के। वो लोग कहेंगे कि हम फ्री में ब्लड क्यों दें, हम पैसा दे के देंगे। तो ये जो एक तरीके से अगर मैं कहूँ इंसानियत है, उसको कहीं कहीं ये नैतिक, अगर मैं बात करूँ, अपवाद जो है वो उपलब्ध कर सकता है या बन सकता है। ठीक है, निष्कर्ष, जापान द्वारा कृत्रिम रक्त का विकास चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक रक्त की कमी का संभावित समाधान प्रदान करेगा और आपातकालीन जो देखभाल है उसकी क्षमता में सुधार करेगा। यद्यपि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन अब तक हुई प्रगति भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां कृत्रिम रक्त की स्थितियों में पारंपरिक रक्त आदान का पूरक बन सकता है या उसका स्थान भी ले सकता है, और इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी बताइएगा आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के, आपका क्या ब्लड ग्रुप हो जाता है, देन फिर मैं भी बता दूंगी मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।